नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सेहत का दोस्त डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ मऊ से। दोस्तों, दुनिया का हर व्यक्ति और हम सभी यही चाहते हैं कि हम जीवन पर्यंत यानी अंतिम क्षण तक जीवन में स्वस्थ बने रहें और मस्त बने रहें और कम से कम अपने सभी कार्यों को खुद से स्वयं से संपादित कर सकें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो इतनी आसक्त कर देती है कि व्यक्ति अपने सामान्य दैनिक कार्य को भी ठीक से नहीं कर पाता। दोस्तों, ऐसी ही एक बीमारी है आर्थराइटिस। आज भारत की अगर हम केवल बात करें तो 180 मिलियन से भी ज़्यादा लोग यानी 18 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आर्थराइटिस से पीड़ित हैं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ये आर्थराइटिस यानी जोड़ का दर्द, जोड़ की परेशानी क्या होती है, कितने तरह की होती है, क्यों होती है, नहीं इसके पीछे छिपे कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे करें, बचाव के उपाय क्या हैं, और होम्योपैथिक एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि क्या होम्योपैथी में इसका सटीक इलाज है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि आर्थराइटिस क्या होता है। आमतौर पे जो धारणा है आर्थराइटिस के बारे में, वो ये मान के चलता है आदमी कि घुटने के दर्द को आर्थराइटिस बोलते हैं, यानी गठिया बोलते हैं, गठियावात बोलते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। सिर्फ घुटना ही नहीं बल्कि शरीर का हर एक जोड़, चाहे वो छोटा जोड़ हो, बड़ा जोड़ हो, वो इन्वॉल्व हो सकता है। इससे पहले कि हम आर्थराइटिस के बारे में जानें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 206 हड्डियों से मिलकर के ये हमारा पूरा शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं वो 206 हैं और ये मिलकर के बहुत सारे जोड़ बनाती हैं, जो बड़े जोड़ और छोटे जोड़ के रूप में हमारे स्केलेटन सिस्टम के रूप में होता है। प्रमुख काम क्या है इन हड्डियों का? एक तो प्रमुख काम है कि हमें एक साइज एंड शेप देता है और हम आसानी से अपने कार्यों को कर सकें, चल सकें, फिर सकें, ये इसके लिए जिम्मेदार है। यानी अगर इन हड्डियों में दोष आने लगे तो हम अपने कार्यों को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और दूसरा इसका सबसे बड़ा काम है दोस्तों, वो हमारे शरीर के जो भी महत्वपूर्ण अंग हैं उन सबको सुरक्षा प्रदान करना। जैसे खोपड़ी की हड्डी, सारा ब्रेन का जितना पार्ट है आप देख रहे हैं इसके अंदर है। इसी तरह से चेस्ट देख लीजिए, चेस्ट के अंदर आपका लंग्स है जो बहुत महत्वपूर्ण, फेफड़ा, आपका हार्ट है, हृदय है। तो इस तरह से पेल्विस के अंदर आपका जेनाइटल्स हैं और भी बहुत सारे अंग हैं। तो इस तरह से हमारे महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम ये हमारी स्केलेटल सिस्टम यानी ये हमारी हड्डियों और ये जोड़ करते हैं। आर्थराइटिस में दोस्तों जोड़ में सूजन होना, दर्द होना, जकड़न होना और परेशानी होना, इसी को आर्थराइटिस बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यह कितने तरह का होता है। ऐसे तो 100 से भी ज़्यादा तरह के आर्थराइटिस हो सकते हैं, लेकिन जो मूल रूप से जो आर्थराइटिस होता है वो 3 तरह का होता है दोस्तों। पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो ज़्यादा तौर पे देखने को मिलता है, जिसे हम ओल्ड एज की बीमारी या एल्डरली पीपुल के अंदर ये देखने को मिलता है। यानी अमूमन 40-50 साल के ऊपर के उम्र के जितने लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोगों में ये देखने को मिलता है। कारण क्या होता? हड्डियों का घिस जाना और हमारे मसल्स का जो टेंडन्स हैं, जो रस्सियां एक दूसरे से जॉइंट को बांध करके रखी हुई हैं एक दूसरे को, यानी हमारी जो टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो कमजोर पड़ना और हड्डियों का घिस जाना या घिसना या कमजोर पड़ना, ये उसका मूल कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आमतौर पे मिडिल एज की बीमारी मानी जाती है, यानी मिडिल एज ग्रुप में ये शुरू हो जाता है। ज़्यादा तौर पे महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है पुरुषों के मुकाबले। और इसका जो मूल कारण होता है वो होता है हमारे ऑटो इम्यून डिजीज का हाइपर एक्टिव होना। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसको मानते हैं, यानी हमारे इम्यून सिस्टम के से ये जुड़ा हुआ होता है। हमारा इम्यून सिस्टम आप जानते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता या
रोग से बचाने की जो प्रणाली हमारे शरीर के अंदर है, जिसे हम इम्यूनिटी पावर या इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसका काम ये होता है कि जब कोई फॉरेन बॉडी, कोई एबनॉक्सियस एजेंट जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, या कोई भी इस तरह की चीज़ जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, उसको ट्रेस करने का काम और उसे मार करके बाहर करने का काम ये हमारा इम्यून सिस्टम करता है। यानी हमारी सेफ्टी पे काम करता है, हमारी सुरक्षा के लिए ये जिम्मेदार है। कभी कभी ये हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है कि नॉर्मल चीज़ों को भी एबनॉर्मल समझ लेता है और उससे रिएक्ट करने लगता है, नहीं हाइपर रिएक्ट हो जाता है। और रिएक्शन इस कदर होता है कि वो हमारे जॉइंट को या हमारे जॉइंट में लगे लिगामेंट्स को, मसल्स को, बोन्स को वो समझ बैठता है, दुश्मन समझ बैठता है और उसको नॉर्मल रिएक्ट ना करके एबनॉर्मली रिएक्ट करने लगता है। और उसकी वजह से जॉइंट पे सूजन होना, दर्द होना और परेशानी होना, और यहाँ तक कि ये बीमारी जब आगे बढ़ती है तो फिर बहुत सारे जोड़ों को इन्वॉल्व कर सकता है, यहाँ तक कि इंटरनल अंगों को भी इन्वॉल्व कर सकता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आमतौर पे छोटे जोड़ों में शुरू होता है और फिर ये छोटे जोड़ों से कलाई, टखना, घुटना, केहुनी, कंधा, है ना, इस तरह से जो है ये बढ़ता चला जाता है। तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है गाउटी अर्थराइटिस यानी गाउट। ये यूरिक एसिड की मात्रा जब हमारे ब्लड में बढ़ जाती है और वो यूरिक एसिड जाकर के जॉइंट पे डिपॉजिट होता है और फिर उस जॉइंट को में सूजन पैदा करना और अचानक से सूजन और दर्द महसूस होने लगता है। आमतौर पे गाउट किसी एक या दो जोड़ पे होता है। अचानक से वहाँ सूजन सा टेंडर लगने लगता है और काफ़ी दर्द महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि मानो कल तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, आज अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि दर्द करने लगा। तो इस तरह के फीचर्स जो है देखने को मिलते हैं गाउट के मामले में। ये यूरिक एसिड के बढ़ने की का एक निशानी है और बढ़ने की वजह से आमतौर पे होता है। तो ये जो तीन तरह के जो अर्थराइटिस है ये बहुत ही कॉमन है। इसी में जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है इसी तरह से मिलते जुलते और भी अर्थराइटिस होता है, जैसे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस उसको बोलते हैं, जिसमें छोटी छोटी जो रीढ़ की हड्डी है या हमारा स्पाइन है वो ज़्यादा प्रभावित होता है और उसमें सूजन और स्टिफनेस हो जाती है, जकड़न हो जाती है। उसको हम एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है और बहुत लंबे दिनों से अगर उसका शुगर नियंत्रित नहीं है तो डायबिटीज़ नियंत्रित न होने की वजह से उसके जोड़ प्रभावित होते हैं और जोड़ों में सूजन और दर्द आने लगता है, जिसे हम डायबिटिक आर्थ्रोपैथी या डायबिटिक अर्थराइटिस बोलने लगते हैं। और एक बीमारी होती है दोस्तों सोरियासिस। सोरियासिस की वजह से भी, जब ये सोरियासिस स्किन की बीमारी है और जब ये आगे बढ़ता है तो जोड़ भी इन्वॉल्व करता है और सोरियाटिक अर्थराइटिस इसको बोलते हैं। और ये भी एक वैरायटी है अर्थराइटिस की, इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस की। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इसका लक्षण क्या होता है। लक्षण जानने के पहले हम यह जान लेते हैं कि इसके मूल कारण क्या है। आमतौर पे अनुवांशिक एक कारण होता है। अगर फैमिली में किसी को रहा है, मदर, फादर, नाना, नानी, मामा, मौसी, तो होने का चांस ज़्यादा है। तो अनुवांशिक ही एक बड़ा कारण है। दूसरा जो कारण है दोस्तों वो है आपका असंतुलित खानपान यानी अनियमित खानपान और अव्यवस्थित दिनचर्या यानी लाइफ स्टाइल का सही ना होना। तो अगर हमारा खानपान संतुलित नहीं है और हमारा रहन सहन व्यवस्थित नहीं है तो ये बहुत बड़ा कारण है रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने का। और आज के डेट में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा संख्या रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बढ़ती जा रही है। लक्षण क्या होते हैं? लक्षण में मैंने आपको बताया कि जॉइंट में सूजन होना, दर्द होना और जकड़न होना, ये मूल रूप से लक्षण होते हैं। एक तरफ जहां ऑस्टियोआर्थराइटिस में ओल्ड एज की बीमारी है, वहीं दूसरी तरफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस मिडिल एज की बीमारी मानी जाती है। एक तरफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में जहां हड्डी घिस जाने की वजह से होता है, वहीं दूसरी तरफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस इम्यूनिटी के हाइपर एक्टिव हो जाने से होता है।
एक तरफ जहां ऑस्टियोआर्थराइटिस में बड़े जोड़ यानी वेट बियरिंग जोड़ जैसे घुटना है, टखना है, हिप जॉइंट है, बड़े जॉइंट में सूजन आती है और तकलीफ होती है, वहीं दूसरी तरफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में छोटे जोड़ों से शुरू होता है। और जैसे 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 फिंगर्स के जॉइंट में सूजन होना, टेढ़ा मेढ़ा होना, अंगुलियों में, पैर के अंगुलियों में होना, फिर टखने में होना, फिर कलाई इन्वॉल्व होना, फिर कहोनी में, फिर इसके बाद शोल्डर में, फिर अगर ये प्रॉपरली टाइम से ट्रीट नहीं हुआ तो ये शरीर के अंदर के अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे हमारे फेफड़े को प्रभावित कर सकता है, आंख में जा सकता है आर्थराइटिस। बड़ा सुनने में अटपटा लगता है लेकिन ये वास्तविकता है कि ये आंख को भी इन्वॉल्व कर सकता है और हमारे फेफड़े को भी इन्वॉल्व कर सकता है, हमारे हार्ट के मसल्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है और ऐसे ही हमारे शरीर के विभिन्न इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रभावित कर सकता है और वहाँ भी आर्थराइटिस का असर हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। तो ये देखने को मिलता है दोस्तों। इसमें जो जकड़न है और सूजन है वो जहाँ एक तरफ ऑस्टियोआर्थराइटिस के मामले में सुबह जब आप जगते हो, रिलैक्स मूड में उठते हो, उस समय आपको दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत कम रहता है, रिलैक्स महसूस करते हैं। लेकिन जैसे आप चलने फिरने लगते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं, तो आपकी समस्या बढ़ जाती है, आपका दर्द बढ़ जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। वहीं दूसरी तरफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मामले में सुबह जब आप उठते हैं उस समय आपका जो जॉइंट्स हैं, चाहे छोटे हों बड़े हों, जितना इन्वॉल्वमेंट है, सारे के सारे जॉइंट में आपको स्टिफनेस ज़्यादा मिलती है, जकड़न बहुत मिलती है और इसकी वजह से आपको सुबह के टाइम में आपकी जो व्यवस्था है, आपका जो दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे आप फिर चलने फिरने लगते हैं तो थोड़ा आपका दर्द कम होने लगता है और आप रेस्ट मिलने लगता है, आपको थोड़ा आराम मिलने लगता है। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा चल फिर रहे हैं, बहुत लंबे देर तक खड़े हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा देर तक अगर किसी काम को इस तरह से कर रहे हैं तो उसके बाद, करने के बाद आपका दर्द, जैसे ही आप रेस्ट के मोड में आए, जैसे आप बैठेंगे लेटेंगे तो आपकी समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इसकी जांच क्या करें। जांच में ब्लड में जनरल हम लोग सीबीसी एक टेस्ट कराते हैं, यानी जनरल ब्लड टेस्ट कराते हैं। हम ब्लड में आरए टेस्ट कराते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस देख लेते हैं कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, या हम आरए क्वांटिटेटिव एक ही बार में करा लेते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि पॉजिटिव है कि नहीं है। और दूसरी बात साथ साथ ये भी क्लियर हो जाता है कि अगर पॉजिटिव है तो कितना है, ये भी बात पता चल जाती है आरए टेस्ट में, आरए फैक्टर क्वांटिटेटिव टेस्ट कराने में। आवश्यकता अनुसार हम ब्लड में कैल्शियम की मात्रा देख लेते हैं, सीरम कैल्शियम, विटामिन डी की मात्रा देख सकते हैं कि विटामिन डी की क्या स्थिति है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी प्रभावित करता है। और इस तरह से अगर आवश्यकता पड़ी तो सीरम यूरिक एसिड टेस्ट करा करके हम देख लेते हैं। और जो जोड़ अगर ज़्यादा इन्वॉल्व है या ज़्यादा सूजन या ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा या कुछ इस तरह की स्थिति दिख रही है तो हम उसका एक्सरे करा करके देख लेते हैं कि ये वास्तव में किस तरह की आर्थराइटिस है और कितना इन्वॉल्वमेंट है या कितना गड़बड़ी आ गया है। इस तरह से ये पता चल जाता है कि यह गाउट है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है यानी आरए है, या ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ओए है। अब बात क्लियर हो गई कि आपको आर्थराइटिस है तो कौन सी तरह की आर्थराइटिस है। अब सवाल ये उठता है कि इससे बचाव के उपाय क्या है। मैं आपको बता दूं कि बचाव के उपाय में एक तो आप अपने आहार को सही संतुलित करना है, यानी संतुलित आहार लेना है, जिसमें विशेष रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिले, पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स मिले, जिससे कि बोन के फॉर्मेशन में, बोन के प्रॉपर रख रखाव में आपको सुविधा रहे। यानी जो हमारी जिन चीज़ों से हड्डियां बनी हैं उनकी मात्रा पर्याप्त रहे भोजन में। तो पहले आपको ध्यान देना है कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी जैसे आपको साग की मात्रा, जैसे आप पालक है, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में आपको मिनरल्स भी मिलते हैं, पर्याप्त मात्रा में आपको कैल्शियम भी मिलता है। ड्राई फ्रूट्स है दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स में पर्याप्त मात्रा में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलता है और साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जो आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
तीसरा है आपको धूप स्नान करना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी आपके अंदर बन सके, जो आपकी हड्डियों की मजबूती को मेंटेन कर सके। चौथा चीज दोस्तों, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, आप हर जोड़ की थोड़े देर में एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आप समझिए कि आपकी हड्डियां और आपके जोड़ काफ़ी मजबूत होंगे। आपके मसल्स जो इन जोड़ों को बांध के सही जगह पर सही तरीके से रखते हैं और अलाइनमेंट को सही रखते हैं, उसको ये सही रखता है। ये ठीक वैसे ही है दोस्तों, जैसे आप गाड़ी चलाते हो कुछ दिन तक, और जब गाड़ी में देखते हो कि हाँ कुछ 10,000 करीब करीब हम चल चुके हैं अपनी 4 व्हीलर से, तो हम क्या करते हैं, उसकी सर्विसिंग कराते हैं और फिर अलाइनमेंट भी ठीक कराते हैं। तो ये देखते हैं कि उसके चक्के का अलाइनमेंट कैसा है, पूरी गाड़ी का अलाइनमेंट कैसा है। तो हमारे उसी तरीके से जो ये स्केलेटल सिस्टम है, इसका अलाइनमेंट सही है कि नहीं, इसे भी हमें वॉच करना चाहिए और देखना चाहिए। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इसके अलावा और कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसको हमें दूर करने की जरूरत है। अगर आप स्मोकिंग बहुत करते हैं तो वो भी प्रेसिपिटेट करता है, यानी वो भी इस अर्थराइटिस को डेवलप करने में मदद करता है। तो आपको स्मोकिंग, धूम्रपान बिल्कुल कम कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसे भी आपको कम कर देना चाहिए। मोटापा अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको भी आपको कम करना चाहिए और सही समय पर सही तरीके से उसको कम करना चाहिए। अगर आपका शुगर नियंत्रित नहीं है तो उसे आपको नियंत्रित रखना चाहिए, और इस तरीके से आप अपना खान पान, रहन सहन और इस तरह की इस बीमारियों को कंट्रोल करके आप अपने अर्थराइटिस को ठीक रख सकते हैं। अब सवाल उठता है दोस्तों कि इसका इलाज क्या है। मैं आपको बता दूं कि इलाज के मामले में, जॉइंट पेन के इलाज के मामले में बड़े लंबे लंबे दावे हैं लोगों को, और बाजारों में बहुत तरह की दवाएं हैं, और यहाँ तक कि खुली दवाएं हैं जिसमें खुले तौर पे स्टेरॉयड है और भी पेन किलर है, जो खुली तौर पे बिकता है, पैकेटों में बिकता है, पुड़ियों में बिकता है, जिससे आपको बड़े सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आप गाहे बगाहे कहीं ना कहीं आप अपने हार्ट को, आप अपने किडनी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और बहुत बार हम लोगों को देखने को मिलता है कि इस तरह की दवाओं के सेवन से आपका गुर्दा खराब हो गया, आपका हार्ट खराब हो गया, और कब फेल मार जाए ये हमारे प्रमुख अंग कहा नहीं जा सकता। इसलिए इस तरह की जो खुली दवाएं धोखे में रख करके आपको बेची जा रही हैं, उन सब दवाओं से आपको बचना चाहिए। आपको प्रॉपर तरीके से इसका इलाज करना चाहिए। आप इसके जो प्रॉपर एक्सपर्ट हैं, रूमेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी आप मिल सकते हैं। और बीइंग ए होम्योपैथिक एक्सपर्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले के ज़माने में ज़रूर हो सकता है दवाएं कम रही हों, लेकिन अब होम्योपैथी में भी इन सब के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाएं और बहुत अच्छी दवाएं आ गई हैं, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कुछ दवाएं हम आपको बताएंगे, हालांकि इस हिदायत के साथ कि आप दवा का इस्तेमाल अपने मन से नहीं करेंगे। गाउट के केस में हम लोग आमतौर पे 3-4 दवाएं इस्तेमाल करते हैं। पहली दवा है दोस्तों एसिड बेंजोइक, बहुत ही मार्वलस दवा है। दूसरी मेडिसिन है कॉल्चिकम। तीसरा है आर्टिका यूरेंस। ये दवा हम गाउट के केसेस में ज़्यादा तौर पे देखने को मिलता है और इससे काफ़ी राहत मिलता है। वहीं रोमेटॉइड अर्थराइटिस के मामले में हम लोग देखते हैं आरटी, रस्टॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, ब्रैनिया का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंस क्या है? रस्टॉक्स में जहां पेशेंट को चलने फिरने पर आराम मिलता है, वहीं ब्रैनिया में जरा भी मूवमेंट करने पर दर्द और परेशानी बढ़ जाती है। तो इस आधार पर, लक्षणों के आधार पर हम ब्रैनिया या रस्टॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी मेडिसिन है। साथ में हम कैल्शियम वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। मालिश की आवश्यकता है तो मालिश के लिए भी हम तेल देते हैं, और उससे काफ़ी हद तक आपका बीमारी कंट्रोल हो सकता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप प्रॉपर तरीके से अपना खान पान सुधार लें और अपना रहन सहन सुधार लें, रेगुलर अगर आप व्यायाम करने लगें, एक्सरसाइज करें, योग प्राणायाम करें, और साथ में अगर आप होम्योपैथिक दवा का सेवन करें, इलाज कराएं, तो आपकी बीमारी 100% दूर हो सकती है, और आप आसक्त होने से या ऑपरेशन से, प्रत्यारोपण, घुटना प्रत्यारोपण, ये प्रत्यारोपण, इन सब से अपना बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक दोस्तों मित्रों तक भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। दोस्तों, ये जनरल आर्थराइटिस के बारे में रहा। इसके अगले वीडियो में मैं अलग अलग आपको बताऊंगा, गाउट के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, और होम्योपैथिक दवाओं की डिटेलिंग करूंगा।
इसके साथ साथ दूसरा रोमेटॉइड अर्थराइटिस यानी आरए, अगर आप आरए से परेशान हैं तो उसका क्या निदान है, कैसे निदान है और होम्योपैथिक दवा किस तरीके से आपको लाभ करती है, या आपका खान पान रहन सहन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। और तीसरा जो वीडियो बताऊंगा वो दोस्तों वो होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस पे, कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, कैसे है और इसका कैसे समय रहते हम निदान ढूंढ सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं और पूरी तरह से आज जीवन अपने को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने सारे कार्यों को बाखूबी सही तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और पूरे जीवन को सही दिशा में यूटिलाइज कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।